जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। महेंद्र, आकाश, कर्ण, दीपक, सत्येंद्र, निर्मल, यादव, सत्यम, आरती, अश्वनी, मुकेश, विशाल, विपुल, पंकज, अंकित, सूरज, सरोज, संजय, किरण, बबलू, धर्मेंद्र, सोनू, अंकित, प्रवीण, प्रदीप, यश, कुंजन, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्वनी, कंचन, सभी दोस्तों को नमस्कार। जिनका नाम नहीं लिया गया है उनको भी विशेष रूप से नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा शब्द के भेद, और शब्द के भेद में शब्द के भेद और ये जो शब्द के भेद होते हैं ये होते हैं चार, जिसमें से हम पहला शब्द का भेद पढ़ रहे हैं। और जो पहला शब्द का भेद है हमारा वो है उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे पांच। कितने भेद होंगे? पांच। एक होता है तत्सम शब्द, हो चुका है। दूसरा होता है तद्भव शब्द, ये भी हो चुका है। तीसरा होता है देशी या देशज्य शब्द, देशी या देशज्य शब्द, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक अभी आज जो हमें कंप्लीट करना है वो है विदेशी या विदेशज्य शब्द। विदेशी या विदेशज्य, जो विदेश में जन्म लिए हैं उनको हम कहते हैं विदेशज्य। ये हमें कंप्लीट करना है। और इसके बाद एक है हमारा संकर शब्द। दूसरा क्या है? संकर शब्द। तो विदेशी शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों की जो पहचान है प्यारे दोस्तों वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आज हमें उर्दू के शब्दों की पहचान और संकर शब्दों के बारे में चर्चा करनी है। क्लियर? और दूसरा शब्द का भेद आज हम करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये जो शब्द का भेद है हमारा ये कौन सा है? पहला, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पे ये तत्सम और तद्भव प्यारे दोस्तों ये उत्पन्न हुए हैं। ये संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, ये तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। ये देशी देशज्य ये वो उत्पत्ति है, अर्थात ये अपने आप से उत्पन्न हुए हैं, किसी दूसरी जगह से उत्पन्न ये नहीं हुए हैं। विदेशी को हम आगत भी कहते हैं। इनको आगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी जगह से आए हुए हैं, इसलिए कहलाते हैं आगत शब्द भी कहलाते हैं। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं संकर शब्द। तो यहाँ से करते हैं चीजों को शुरू। पहला हम कर चुके हैं अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। अब करना है हमें उर्दू के शब्दों की, उर्दू के शब्दों की, उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों को कैसे पहचान पाएंगे? मुस्लिम, मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था, मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था के परिचायक शब्द, परिचायक शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? उर्दू के शब्द कहलाएंगे। तो मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था के जो शब्द है हमारे वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उर्दू के शब्द कहलाते हैं। जैसे डाक व्यवस्था जो आई वो मुस्लिम शासनकाल की देन है। इसके बाद प्यारे दोस्तों थानेदारी मुस्लिम शासनकाल की देन है। पहरेदारी
मुस्लिम शासनकाल की देन है। चौकीदार या चौकीदारी मुस्लिम शासनकाल की देन है। तहसील या तहसीलदार तहसील या तहसीलदार मुस्लिम शासनकाल की देन है। जिला मुस्लिम शासनकाल की देन है। नायब सूबेदार सूबेदार मुस्लिम शासनकाल की देन है। सूबेदार नायब सूबेदार मुस्लिम शासनकाल की देन है। सरदार मुस्लिम शासनकाल की देन है। सरकार मुस्लिम शासनकाल की देन है। वजीर मुस्लिम शासनकाल की देन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसके बाद जरीफ मुस्लिम शासनकाल की देन है। बाट मुस्लिम शासनकाल और राज्य व्यवस्था की देन है। तो यहाँ इसके बाद जजिया मुस्लिम शासनकाल की देन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों से हमें ठीक, तो यहाँ पर ये लो मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के परिचायक शब्द। परिचायक का मतलब होता है जो हमें मुस्लिम शासनकाल और राज्य व्यवस्था की परिचय कराता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि डाक व्यवस्था का जो प्रसार हुआ, डाक व्यवस्था की स्थापना हुई, बंगला है, कोठी है, ये सब मुस्लिम शासनकाल की देन है। तो हवेलियां जो शब्द है ये मुस्लिम शासनकाल की देन है। इसके बाद थानेदार थानेदारी मुस्लिम शासनकाल की। पहरेदार पहरेदारी, चौकीदार चौकीदारी, तहसीलदार तहसील, जिला सूबेदार, नायब सूबेदार, सरदार सरकार, वजीर जरीफ। जरीफ कहते हैं जिससे हम भूमि की पैमाइश करते हैं। भूमि को नापने का काम सबसे पहले मुस्लिम शासनकाल में हुआ। उससे पहले तो ईमानदारी रह दी, लोग अपने आप बता देते थे कि मेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक है। उसको कोई निशान लगाने की आवश्यकता नहीं थी, मापने की आवश्यकता नहीं थी। लोग सात्विक थे, तो इस वजह से झगड़े भी नहीं होते थे जमीन और जायदाद की। लेकिन मुस्लिम शासनकाल के दौरान तोलने की भी प्रथा शुरू हुई, चीजों को तोल के दिया जाता था। उससे पहले जो भी घर में वस्तु पदार्थ होती थी उसी में डाल के वस्तु दे दी जाती थी और फिर उसी को भर के या उसी को लेके फिर दोस्तों वस्तु को ले लिया जाता था। पहले बाट की व्यवस्था नहीं थी, लोग ईमानदार थे, पॉपुलेशन कम थी, चोरी थी नहीं। तो यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है, आवश्यकता के अनुसार तमाम चीजों के आगे बढ़ती चलेगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जजिया कर जो लगाया गया वो भी मुस्लिम शासनकाल की देन है। तो इन तमाम शब्दों से हमें जो पता चलता है वो चलता है मुस्लिम शासनकाल का, जो एक लंबा शासन रहा है भारत में मुसलमानों का। ये आए थे बाहर से, तमाम जो चीजें थी जो अरबी फारसी उर्दू की, वो प्यारे दोस्तों इन्होंने यहाँ पे अप्लाई भी की है। और उसी व्यवस्था और राज्य व्यवस्था शासन के दौरान इन्होंने तमाम जो चीजें बनाई, जिसकी वजह से वे शब्द इन्होंने अपनी ही भाषा अपनी ही लैंग्वेज में उनका नामकरण किया। और आज ये शब्द हमारे सारे के सारे फिर क्या कहलाए, ये सारे के सारे शब्द कहलाए हमारे उर्दू। अगर हिंदुओं के द्वारा कोई चीज बनाई जाएगी तो स्वाभाविक बात है उसका हिंदी में या संस्कृत में ही नामकरण होगा। ईसाइयों के द्वारा कोई चीज बनाई जाएगी उसका नामकरण अंग्रेजी में होगा। मुसलमानों के द्वारा कोई भी नई चीज बनाई जाएगी या किसी का आविष्कार किया जाएगा या किसी की व्यवस्था की जाएगी किसी भी संगठन की, तो उसका नाम जो रखेंगे उर्दू में, अरबी और फारसी में रखेंगे। तो यहाँ जिस धर्म में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक धर्म भाषा के माध्यम से ही अपना प्रचार प्रसार को कर पाता है, इसीलिए प्रत्येक धर्म में से जुड़ी हुई चीजें उसकी भाषा में ही आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जितने भी शब्द हैं इन सब से हमें मुस्लिम शासनकाल और राज्य व्यवस्था का ज्ञान हो रहा है, का परिचय मिल रहा है। इसलिए सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाए, उर्दू के शब्द कहलाए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सरदार तो पंजाबी है। अरे सरदार पंजाबी होते हैं, लेकिन सरदार जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है। ये किसका है, उर्दू का शब्द है। ऐसे ही दूसरी जो कंडीशन हमारी है, दूसरी कंडीशन क्या है, इस्लाम धर्म संस्कृति
इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार का बोध कराने वाले शब्द। बोध कहते हैं समझ को। तो जिन शब्दों से हमें इस्लाम धर्म का, संस्कृति का, संस्कार का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? उर्दू के शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे शब्द आ गया रोजा, जकात, नमाज, हज, मक्का, मदीना, मस्जिद, मनस्ब, हजाम, बुरखा, टोपी, कुर्ता, पजामा, सेवई, ईदगाह, कब्रिस्तान, आदि। अब इससे हमें क्या पता चलता है इस्लाम धर्म का? तो इस्लाम धर्म में रोजा, नमाज, जकात और हज, प्यारे दोस्तों, ये धार्मिक अपने इनके रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। संस्कृति जिसमें हमारे प्यारे दोस्तों तीज त्योहार भी आ जाते हैं, और जो खान पान, रहन सहन है, वो भी हमारे क्या है? संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। ईद कौन मनाता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले। ईदगाह किसे कहते हैं? ये प्यारे बस अड्डे को। कब्रिस्तान शब्द इस्लाम धर्म संस्कृति का बोधक है। हजाम, बुरखा, मनस्ब, प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म को बताने का काम करता है, का परिचय देता है। संस्कृति के अंदर सारे के सारे रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार आते हैं। मुसलमानों के अर्थात इस्लाम धर्म में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, सभी का नाम प्यारे दोस्तों उर्दू में रखा गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि खाने पीने की, पहनने की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनका नामकरण जो हुआ है उर्दू में हुआ है। जैसे बुरखा कौन पहनता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले। हजाम इस्लाम धर्म को मानने वाले। टोपी इस्लाम धर्म। कुर्ता पजामा सबसे पहले किसने पहना, किसने सिला? वो इस्लाम धर्म को मानने वाले। तो कहने का मतलब ये हुआ, हालांकि अब तो सब पहन रहे हैं, और जितने भी अलग अलग धर्म के जो नेता होते हैं वो कुर्ते पजामे का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कपड़े को काटकर पहनने की आदत नहीं थी। आपने साधु सन्यासियों को देखा होगा पुराने समय में, या स्त्रियों को देखा होगा जो साड़ी पहनती है, तो क्या करते हैं, वो पूरे कपड़े को लेते हैं और जितना भी आवश्यकता होता है वो पहले नीचे यूज करते हैं, उसके बाद में बचा हुआ ऊपर डाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्यारे दोस्तों खड़ाऊ है, वे जो दूसरे जो वस्त्र है, अंग वस्त्र है, वे तमाम जो हिंदू धर्म में प्रयोग हो रहे हैं, वे सारे के सारे जो शब्द है वो संस्कृत या हिंदी के शब्द है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग हो रहे हैं। कपड़े को काटकर प्यारे दोस्तों पहनने की जो परंपरा रही है वो इस्लाम धर्म में रही। इन्होंने टोपी सबसे पहले इन्होंने ही बनाई, पहनी भी इन्होंने, इसलिए टोपी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। कुर्ता और पजामा जो है सबसे पहले इन्होंने पहना। आज भी जो इनके प्यारे दोस्तों कट्टर है, जिनको मुस्लिम कहते हैं, या जो भी परंपरागत जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, उनका जो पहनावा है आज भी कुर्ता पजामा है, व्हाइट रंग का कुर्ता पजामा पहनते हैं। सेवई, सेफाई, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? ठीक है, उर्दू धर्म में हम प्रयोग करते हैं सेवई का भी, और सेफाई महोत्सव मनाया जाता है। सेवई जो खाने का पदार्थ है। ईद त्योहार है,
इसलिए क्या है प्यारे दोस्तों, ये इस्लाम धर्म का ज्ञान करा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं हमारे, रोजा, नमाज, जकात, हज, मक्का, मदीना, मस्जिद, ये मनसब, ये सब क्या है, इस्लाम धर्म, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान कराने वाले, बोध कराने वाले शब्द हैं। तो इसी वजह से हम, जिससे धर्म का हमें ज्ञान होता है जिन शब्दों से, उसी धर्म में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के वो शब्द कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा नुक्ता। नुक्ता बिंदु तल, आगत, गर्हित, ध्वनि, गर्हित ध्वनि वाले शब्द भी हमारे क्या होते हैं, उर्दू के होते हैं। ये जो हम प्रयोग करते हैं कै के नीचे यहाँ पर, इसके बाद ख के साथ में जो प्रयोग करते हैं, गे के साथ में जो प्रयोग करते हैं, जय के साथ में जो प्रयोग करते हैं, और फै के साथ में जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो हमारे शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है, इसको हम उर्दू में नुक्ता बोलते हैं और हिंदी में इसको बिंदु तल बोलते हैं। इनको आगत और गर्हित ध्वनियां कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आई हुई। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये व्यवस्था की कि जब भी हम हिंदी के अंदर उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसमें जब जब कै, ख, गे, जय, फे आएगा तो उसके नीचे हम बिंदु तल का प्रयोग करेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के अंदर उर्दू, अरबी, फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करने पे जोर देते थे, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के अंदर संस्कृतनिष्ठ शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करने पे जोर देते थे। तो इनका कहना यह था कि जब भी हम देवनागरी की लिपि में अपनी हिंदी हम लिखेंगे और उसमें से हम उर्दू का, अरबी का, फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर उन शब्दों में कै, ख, गे, जय, फे शब्द आता है तो उसके नीचे हमें क्या प्रयोग करना है, बिंदु तल का प्रयोग करना है। जिसकी वजह से हम ये सारे के सारे शब्द, जैसे शब्द आ गया कमीना शब्द है तो ये उर्दू का शब्द होगा, ऐसे ही कम वक्त शब्द है, ये उर्दू का शब्द होगा। कमसीन शब्द है, कमसीन, ये क्या है, उर्दू का शब्द है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कै के साथ क्या है प्यारे दोस्तों, बिंदु तल आया है, नुक्ता आया। ऐसे यहाँ शब्द आ गया ख्याल, तो ख्याल में भी यहाँ बिंदु आता है। ऐसे ही शब्द आ गया खुशहाल, तो यहाँ खुशहाल में भी प्यारे दोस्तों बिंदी आती है। ऐसे ही शब्द आ गया खुशखबरी, खुशखबरी, अगर वो दो बार आया है तो दो बार ही हम बिंदी का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, खुशखबरी। ऐसे ही गजल, यहाँ जय के नीचे, गे के नीचे। गफ्फार, यहाँ पे क्या है, गे के नीचे, ये आपको ध्यान रखना है। गजनी, यहाँ पे गे और जय के नीचे क्या आएगा प्यारे दोस्तों, बिंदी आएगी। ऐसे ही दोस्तों नजर, यहाँ जय के नीचे। वजीर, यहाँ पे क्या है, जय के नीचे बिंदी आती है। यहाँ जकात, इसमें यहाँ जय के नीचे बिंदी आती है। ऐसे ही यहाँ सफल, बिंदी आएगी। सफर, यहाँ पे भी क्या है, बिंदी आएगी। मुजफ्फरनगर, जय और फे दोनों के साथ क्या आएगी प्यारे दोस्तों, यहाँ बिंदी आएगी। तो इस तरीके से इनको हम पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों में यहाँ पे बिंदु तल का प्रयोग हुआ है, नुक्ता का प्रयोग हुआ है, आगत ध्वनि का प्रयोग हुआ है, गर्हित ध्वनि का प्रयोग हुआ है, वो सारे के सारे जो हमारे शब्द कहलाएंगे वो उर्दू के शब्द कहलाएंगे। और यही रीजन है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो ये व्यवस्था की कि अगर आप इन 5 वर्णों का प्रयोग देवनागरी की लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी में कर रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नीचे बिंदी लगाना पड़ेगा। अब मान के चलो मुझे वजीराबाद लिखना है, तो वजीराबाद सही वर्तनी जो होगी, वजीराबाद
सही वर्तनी वजीराबाद तब होगी जब हम यहाँ बिंदी लगाएंगे। अगर ये बिंदी नहीं लगा रहे हैं, बिंदु तल नहीं लगा रहे हैं, नुक्ता नहीं लगा रहे हैं, तो ये सारी की सारी वर्तनियां क्या हो जाएगी, हमारी गलत वर्तनी होगी। इसीलिए नुक्ता, बिंदु तल, आगत और गृहीत ध्वनि। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गृहीत ध्वनि नहीं है, तो इन 5 को छोड़कर जो भी आ जाए वो गृहीत ध्वनि नहीं है। इनमें से आगत ध्वनि बताए। ध्वनि मतलब वर्ण अर्थात अक्षर। ध्वनि का मतलब क्या होगा, वर्ण अर्थात अक्षर। और जब जब हम इनका प्रयोग करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये प्रयोग जो शब्द हम कर रहे हैं ये हिंदी के अंदर ही कर रहे हैं और ये सारे देवनागरी की लिपि में ही लिखे गए। जबकि उर्दू तो अपने आप में प्यारे दोस्तों अरमाई की लिपि में लिखी जाती है, अरबी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ ये देवनागरी की लिपि में लिखी गई। और हिंदी के अंदर हम तमाम अलग अलग भाषाओं के प्रयोग शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाए, हमारे नुक्ता, बिंदु तल, आगत और गृहीत ध्वनि वाले शब्द कहलाए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गृहीत ध्वनि कितनी है, 5 है, ठीक है। गृहीत ध्वनि कौन सी है, तो वो भी आप बताओगे। और इन शब्दों में भी गृहीत अर्थात आगत ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। आपको 3 कंडीशन बताई उर्दू शब्दों की, और सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। रोजा उर्दू का है, क्यों, क्योंकि जय के नीचे बिंदी लगा है। जकात उर्दू का है, क्यों, क्योंकि जय के नीचे बिंदी लगा है। नमाज उर्दू का है, क्यों, क्योंकि जय के नीचे बिंदी लगा हुआ है। हजाम उर्दू का है, क्यों, क्योंकि जय के नीचे बिंदी लगा है। मस्जिद उर्दू का शब्द है, क्योंकि जय के नीचे बिंदी लगा है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ इस्लाम धर्म संस्कृति या तीज त्योहार से ही पहचानो। आप इससे भी पहचान सकते हो कि यहाँ पर हमने आगत ध्वनि, गृहीत ध्वनि का प्रयोग किया है। और जहाँ आगत और गृहीत ध्वनि का प्रयोग होगा वो भी सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, उर्दू के शब्द कहलाते हैं। तो ये सारे के सारी तीनों की तीनों कंडीशन किसकी थी, उर्दू के शब्दों की पहचान की थी। अगर यहाँ तक सारी चीजें आप तक पहुंची है, क्लियर हो गई है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर आगे की कंडीशन बताते हैं आपको। इसकी 3 कंडीशन और हैं जिनके आधार पे हम इन सारी चीजों को समझेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी। हाँ, अगर यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। किसी का अगर कोई भी डाउट है, वेरी गुड जी। जहाँ जिन भी शब्दों से, कोई भी शब्द है जिनसे हमें इस्लाम धर्म का, संस्कृति का, इनके तीज त्योहार का, या प्यारे दोस्तों हमें इनकी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, किसी का भी ज्ञान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उर्दू के शब्द कहलाते हैं, अरबी फारसी के शब्द कहलाते हैं। चलो जी, तो ये क्या थे हमारे उर्दू के शब्दों की पहचान। 4th, उर्दू के उपसर्ग से, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, सारे के सारे उर्दू वाले। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। जैसे यहाँ हमने ला का प्रयोग किया, यहाँ अल का प्रयोग किया, यहाँ बिल का प्रयोग किया, यहाँ बद का प्रयोग किया, बे का प्रयोग किया, हम का प्रयोग किया, या सर का प्रयोग किया। एनीथिंग, और भी बहुत सारे हम उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत में उर्दू में करते हैं। कितने उपसर्गों का प्रयोग करते हैं उर्दू में हम, 19 उपसर्गों का। अगर 19 उपसर्ग में से कोई भी आता है तो वो भी उर्दू का शब्द बनाएगा। जैसे ला इलाज, लाचार, ला जवाब। अब यहाँ पे क्या है प्यार दोस्तों, इसमें जे आया है तो यहाँ बिंदी लगेगी, इसमें भी जे आया है, बिंदी लगेगी। ऐसे ही अल कायदा, अल बेला, अल मस्त,
अल मस्त। इसके बाद बिल इरादा, बिल्कुल, बिल बिल फिलहाल, बदसूरत, बद दस्तूर, बद किस्मत, बे वफा, बेजान, बेहिसाब, बेहया, बेकार। हम सफर, हम राज, हम राही, हम जान, हम जोली। सरदार, सरकार, सरकारी, सरसरी, सरासर। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों हमारे उर्दू के शब्द हैं। बाकी कुछ शब्दों को आप अलग तरीके से भी पहचान सकते हो। अल कायदा, इलाज, जवाब में यहाँ क्या आया प्यारे दोस्तों? बिंदी का प्रयोग किया है। हमराज में बिंदी का प्रयोग है। हम सफर में बिंदी का प्रयोग है। बेवफा में बिंदी का प्रयोग है। हम जान में प्यारे दोस्तों नुक्ते का प्रयोग है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों आगत गरित ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ हम आगत गरित ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो इनको हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कैक है, गे जैफ है के साथ अगर नुक्ता आ रहा है, बिंदु तल आ रहा है, तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? उर्दू के शब्द हैं। और ये सारे के सारे जो हमारे शब्द बने हैं ये उर्दू के उपसर्गों से बने। और उर्दू के अंदर हम जो उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो 19 उपसर्ग प्रयोग करते हैं। उन 19 उपसर्गों से जो भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? उर्दू के शब्द कहलाएंगे। इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको हिंदू धर्म का ज्ञान करा रहा हो। इनमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको प्यारे दोस्तों ईसाई या क्रिश्चियन का आपको ज्ञान करा रहा हो। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको सिख धर्म की नॉलेज दे रहा हो। तो यानी कि ये उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द हमें उर्दू के माध्यम से ही इस्लाम धर्म संस्कृति संस्कार का परिचय देते हैं, बोध कराते हैं। इसी वजह से सारे के सारे शब्द जो उर्दू के उपसर्गों से बने हैं उर्दू के ही कहलाते हैं, क्योंकि उपसर्ग जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर नई कंडीशन देखिए। जी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है? जो शब्द
जो शब्द सबसे पहले, जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि अरमाइकी व अरबी में प्रयुक्त हुए, वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे उर्दू के शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अरबी फारसी, अरबी फारसी से विकसित होने वाले अरबी फारसी से विकसित होने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? उर्दू के कहलाते हैं। इसके बाद सातवीं और लास्ट कंडीशन, जो तत्सम तद्भव देसी शब्दों की श्रेणी में नहीं आते, वो कहलाते हैं, भी नहीं आते, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे विदेशी, उसमें उर्दू के शब्द कहलाते हैं, उर्दू के शब्द कहलाते हैं। अब मान के चलो आपको तत्सम शब्दों की पहचान है, तत्सम शब्दों की सारी कंडीशन का आपको पता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन में देगा वो तत्सम शब्द भी देगा, तद्भव भी देगा, देशी भी देगा, तभी तो विदेशी पूछेगा। अगर तत्सम शब्द की कोई भी कंडीशन किसी शब्द पे अप्लाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो तत्सम के अंदर तो नहीं हुआ, तद्भव की भी अप्लाई नहीं हुई है, देशी की भी अप्लाई नहीं हुई है, तो बच क्या गया? विदेशी शब्द। तो कई बार हम आंसर टेली करके भी आंसर दे सकते हैं। तो जो तत्सम तद्भव देशी शब्द नहीं है वो विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्दों में हम उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अरबी फारसी से विकसित होने वाले शब्द, जिस प्रकार हिंदी का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश भाषा से हुआ और जन्म जो हुआ प्यारे दोस्तों संस्कृत से हुआ, ऐसे ही उर्दू के साथ भी। उर्दू के अंदर जो प्राचीन लिपि का हमने प्रयोग किया वो अरमाई की लिपि थी, लेकिन उसकी जो आधुनिक लिपि थी वो अरबी लिपि थी। लेकिन यहाँ अरबी और फारसी पहले अपने आप में भाषा के रूप में भी हम लंबे समय तक प्रयोग करते रहे। तो जो शब्द पहले अरबी फारसी में प्रयुक्त हो रहे थे, फिर वो विकसित होकर सरल रूप जो आया उनका, वो हमने उर्दू में प्रयोग किया। और उर्दू के अंदर ज्यादातर जो शब्द है हमारे अरबी और फारसी वाले शब्द ही हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए अरब की कंट्री में ज्यादातर हम अरबी ही बोलते हैं। इसी वजह से प्यारे दोस्तों वहां से विकसित होकर उर्दू में जो शब्द प्रयोग हुए उन्हों को हमने हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए हिंदी अनेक भाषाओं की प्यारे दोस्तों क्या है? एक संग्रह है, अनेक भाषाओं की एक नदी है, जिसमें प्यारे दोस्तों अलग अलग तरह की जो नदियां जब समाती है समुद्र में, तो उसी तरह से हिंदी के अंदर भी है, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि, लिपि कहते हैं लिखने के ढंग को। दाएं साइड ये है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट साइड में ये मार्कर है, और मैंने यहाँ पे उर्दू लिखना शुरू किया, तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या है? हमारा उर्दू। उर्दू की खासियत क्या होती है कि वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी की लिपि की खासियत क्या होती है कि वो लेफ्ट टू राइट चलती है, अर्थात बाएं से दाईं ओर चलती है। मैंने वहां से लिखना शुरू किया तब मैं इधर को गया, तो ये थी हमारी देवनागरी की लिपि, और इसको हम लिख रहे थे बाएं से दाईं ओर। जबकि उर्दू कहाँ से लिखी जाती है प्यारे दोस्तों? इस रूप में लिखी जाती है, और वो भी किससे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो जो शब्द सबसे पहले इस दुनिया के सामने अरबी या अरमाई की लिपि में आए, और जो सबसे पहले इस ढंग से लिखे गए,
और वो भी दाएं से बाईं ओर। वे सारे के सारे शब्द हमारे अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द होते हैं। तो इन 7 कंडीशन के आधार पे हम क्या पहचान सकते हैं, उर्दू के शब्दों की पहचान कर सकते हैं। 5वां जो हमारा है कि वो है संकर शब्द। ज्यादातर विदेशी शब्दों में हमारे प्यारे दोस्तों उर्दू और अंग्रेजी के ही शब्द आते हैं, संकर शब्द। और संकर शब्द जो होते हैं वो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे संकर प्रजाति भी होती है, उसमें भी 2 अलग अलग जाति के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने शब्द ले लिया रेलगाड़ी, ऐसे ही रेल यान, ऐसे ही रेल यात्री, रेल सवारी, रेल नीर, रेल डिब्बा। ये सब क्या है, इनको आपको बताना है इसमें कौन सी भाषाओं के शब्द हमने प्रयोग किए और ये संकर शब्द क्यों है। इसके बाद जांच करता, डाकघर, टिकट घर, अजायब घर, किताब घर, चिड़ियाघर, हिमालय, रसोई घर। चलो जी, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें हमने किस किस भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पर ये जो रेल बनाई, इस देश में जो रेल को लेके आए, रेल का जो विकास किया वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ। और जब लेके अंग्रेज आए, चलाई अंग्रेजों ने, पटरी अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई और पूरी रेल व्यवस्था का जो देन है वो अंग्रेजों के द्वारा है, तो स्वाभाविक बात है ये इसका नाम जो रखेंगे अपने अंग्रेजी भाषा में ही रखेंगे। किस में रखेंगे, अपनी अंग्रेजी भाषा में ही रखेंगे। तो ये अंग्रेजी का शब्द हुआ। और दूसरा किसका शब्द हुआ, गाड़ी। गाड़ी शब्द किसका हुआ, हिंदी का। हिंदी का शब्द क्यों हुआ, क्योंकि इसमें उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और उत्क्षेपित व्यंजन वाले जितने भी हमारे शब्द हैं तो दोस्तों सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हिंदी के। तद्भव शब्द सारे किसके हैं, हिंदी के। तो गाड़ी शब्द तद्भव है और रेल शब्द विदेशी है। तो एक विदेशी हुआ, एक तद्भव। और विदेशी में भी ये क्या है, अंग्रेजी का। और तद्भव जब है तो ये क्या है, हिंदी का। क्यों, आपको तद्भव पढ़ाते समय बताया गया कि उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग तद्भव अर्थात हिंदी में होता है। तो इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए, इसलिए संकर कहलाया। रेल शब्द किसका है, अंग्रेजी का है। इसके बाद यहाँ यान शब्द किसका है, संस्कृत का है, क्योंकि हिंदी में हम इसको गाड़ी कह रहे हैं। ऐसी एक शब्द आता है शयनयान। क्या आता है एक शब्द, शयनयान। दूसरा आता है वायुयान। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ शयन जो है तत्सम है संस्कृत का, यान भी तत्सम है संस्कृत का, वायु भी तत्सम है संस्कृत का, और यान भी तत्सम है संस्कृत का। इसका मतलब ये संकर नहीं हुए, बल्कि ये यौगिक शब्द कहलाए।
जब दो एक ही भाषा के शब्द आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं, वो संकर नहीं कहलाते। संकर और यौगिक में अंतर है। जितने भी संकर शब्द है वो यौगिक सारे कहलाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द नहीं होते, एक ही भाषा के शब्द है। जैसे चिड़िया और घर, तो यहाँ चिड़िया भी हिंदी का है, घर भी हिंदी का। चिड़िया हिंदी का क्यों है? क्योंकि उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग है। घर हिंदी का है ही, तो ये क्या कहलाए? यौगिक कहलाए। हिम और आल्य, हिम संस्कृत का है, आल्य भी संस्कृत का है, ये भी यौगिक कहलाए, संकर नहीं कहलाएगा। रसोई हिंदी का है, घर भी हिंदी का है, तो ये भी क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर यौगिक कहलाएगा। इसी वजह से यहाँ पे यह निशान लगाया गया ताकि आप उस कंडीशन को भी पहचानो जो आप गलती करते हो। तो सारे यौगिक शब्द संकर नहीं होंगे, लेकिन सारे संकर शब्द यौगिक शब्द जरूर कहलाएंगे, क्योंकि इनमें दो शब्दों का योग हुआ। लेकिन संकर हम उसे कहेंगे जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे। रेल शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। और यात्री शब्द किसका है? संस्कृत का है। क्यों है यात्री शब्द संस्कृत का? क्योंकि इसमें क्या आया है प्यारे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। और जहां हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। और सारे तत्सम शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। यान शब्द है प्राचीन, जिसका हम अभी हाल फिलहाल यूज नहीं करते हैं, इसके स्थान पे हम गाड़ी शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ऐसे रेल सवारी, रेल किसका है? अंग्रेजी का। सवारी किसका है? हिंदी का। तो इसीलिए क्या कहलाया? ये संकर शब्द कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? संकर शब्द कहलाए। इसके बाद रेल नीर, रेल किसका हुआ? अंग्रेजी का। नीर किसका है? हिंदी का। तद्भव, क्योंकि संस्कृत में जल बोलते हैं, क्लियर, और अंबु बोलते हैं। रेल शब्द किसका है? यहाँ पे रेल शब्द है प्यारे दोस्तों अंग्रेजी का। डिब्बा शब्द किसका है? हिंदी का। क्यों है ये हिंदी का? क्योंकि इसमें द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, आधा व्यय और पूरा व्यय। तो जब आधा व्यय और पूरा व्यय आया तो द्वित व्यंजन हुआ, और द्वित व्यंजन वाले हमारे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन वाले हमारे सारे शब्द कहलाते हैं हिंदी की। तो ये अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी संस्कृत और अंग्रेजी हिंदी। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द थे, जिसकी वजह से क्या कहलाए? संकर शब्द कहलाए। क्या कहलाए? संकर। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है? जांच। जांच में क्या है? अर्धचंद बिंदु। और अर्धचंद बिंदु वाले सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? हिंदी के कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? हिंदी के कहलाते हैं। और ये जो तैरने वाला रहे है और इसमें जो आधा व्यंजन आया है, तो आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? ज्यादातर शब्द संस्कृत के। तो ये हिंदी और संस्कृत से मिलके बना है, इसी वजह से ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? संकर। डाक जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है। डाक शब्द क्या है? उर्दू का शब्द। और घर क्या है? हिंदी का शब्द है। तो इसी वजह से ये क्या है? उर्दू और हिंदी के कहलाए। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए। टिकट किसका शब्द है? अंग्रेजी का। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि टिकट को टिकट ही लिखा जाएगा इंग। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, टिकट को आप रोमन लिपि में भी लिखोगे तो टिकट ही उच्चारण करोगे, देवनागरिक में लिखा हुआ है तो भी आप टिकट ही उच्चारण कर रहे हो। तो ये अंग्रेजी और हिंदी के शब्द है। तो घर किसका हुआ? हिंदी का। टिकट किसका हुआ? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी और हिंदी का जो शब्द है वो संकर कहलाया। अजायब शब्द किसका है? उर्दू का। और घर शब्द किसका है? हिंदी का। तो ये उर्दू और हिंदी का शब्द हुआ, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? अजय के साथ नुक्ता लगा है, बिंदु तल लगा है। नुक्ता बिंदु तल वाले उर्दू के शब्द कहलाते हैं। किताब में यहाँ क्या है? नुक्ता लगा है, इसीलिए किताब शब्द क्या है? उर्दू की। पुस्तक क्या है? संस्कृत की। ठीक है। बुक क्या है? इंग्लिश की। और घर क्या है? यहाँ हिंदी का। तो ये क्या हुआ? उर्दू और हिंदी दो भी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। और ये सारे के सारे क्या हुए? ये सारे के सारे कहलाएंगे यौगिक शब्द। क्यों? क्योंकि इनमें दो शब्द जरूर हैं, लेकिन दोनों एक ही भाषा के शब्द है। चिड़ियाघर में चिड़िया और घर दोनों हिंदी का है। हिम और आल्य में दोनों संस्कृत के हैं। रसोई और घर में दोनों हिंदी के हैं। इसीलिए ये संकर नहीं कहलाएंगे, ये यौगिक कहलाएंगे। आप गलती यही करते हो, आप यौगिक और संकर में अंतर नहीं कर पाते। जितने भी संकर शब्द हैं वो सारे के सारे यौगिक जरूर कहलाएंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितने भी संकर शब्द है, क्यों? क्योंकि इनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द
का हमने प्रयोग किया तो दो शब्दों का योग हुआ। जब दो शब्दों का योग होगा तो ये यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी यौगिक है वो सारे संकर होंगे ऐसा नहीं है। जब दोनों एक ही भाषा के हैं तो ये संकर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि संकर में तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग होता है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का जहां योग होकर कोई शब्द बना है उसको कहते हैं हम संकर शब्द। उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अब तक कराए जा चुके हैं वो पॉइंट कराया जा चुका है हमारा ये उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर शब्द के भेद, इनके आधार पर ही चीजों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाए? हमारे तत्सम भी कंप्लीट हो गए, तद्भव भी कंप्लीट हो गए, देशी देशज शब्द भी कंप्लीट हो गए, विदेशी शब्द आगत शब्द भी कंप्लीट हो गए और संकर शब्द भी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के चार भेद थे और ये हमारा शब्द का जो पहला भेद है ये हो गया कंप्लीट। अब जो हमें कंप्लीट करना है प्यारे दोस्तों वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। तो दूसरा जो शब्द का भेद है वो हमारा क्या है? रचना, बनावट, संरचना। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। और ये भेद कितने होते हैं? हमारे तीन भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होंगे? ये तीन भेद। एक होता है रूढ़ शब्द, एक हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यौगिक। दूसरा क्या होगा? यौगिक। एक होता है रूढ़ और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यौगिक। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। तो रूढ़ जो शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों वो परंपराओं से आने वाले शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो परंपराओं से आते हैं, परंपरा से आने वाले शब्द, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को हमारे दादा भी जिस नाम से पुकारते थे हमारे फादर भी उसी नाम से उसको जान रहे हैं और हम भी उसी नाम से उसकी पहचान कर पा रहे हैं, तो उनको कहते हैं रूढ़ शब्द जो परंपरा से आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्यारे दोस्तों शब्द आ गया बैल। तो बैल होता है, सांड भी होता है, बछड़ा भी होता है। लेकिन बैल कहने से आप न तो सांड को समझे, न बछड़े को समझे और न किसी दूसरे जानवर को समझे। तो हमारे दादा भी प्यारे दोस्तों जो हल में जो जोते जाते थे, जिनसे जुताई की जाती थी हल के और बैल के माध्यम से, तो उस पशुओं को जिसका हम गाड़ी खींचने में भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, हल को खींचने में भी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खेत को जोतने में भी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैल है। तो हमारे दादा भी, परदादा भी और हमारे फादर भी और हम भी उस पशु को केवल उसी नाम से जानते हैं जो हमारी 3-4 साल या 3, 5 या 10 पहले जो पीढ़ी जान रही थी। दूसरी इनकी खासियत क्या होती है कि जब भी हम इनके टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे हमने इनके टुकड़े कर दिए, बे और यहाँ पे ले, न तो इस बे का अर्थ है न इस ले का अर्थ है। तो यानी कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो और जो परंपरा से आए, पीढ़ी दर पीढ़ी आए, जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, पदार्थ के लिए रूढ़ हो जाए, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। तो रूढ़ में क्या कंडीशन होती है? अर्थात ये परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होकर हमारे पास पहुंचते हैं, साथ के साथ टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जब ये किसी वस्तु या पदार्थ के लिए प्रयोग होते हैं तो ये बाकी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से उसकी पहचान अलग कर देते हैं। अगर मैं कपड़ा कह रहा हूं तो कपड़ा कहने से आप कोई दूसरा जानवर, फल या सब्जी या दूसरी चीज नहीं समझ रहे। जैसे मैंने कपड़ा कहा
तो प्यारे दोस्तों, आपने किसी एक ही वस्तु का, आपके दिमाग में, जहन में एक ही वस्तु का आपको आभास हुआ, एक ही वस्तु के बारे में पता चला कि जिसको हम वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ऐसे बैल कहने से हमें जानवरों में से, बहुत सारे जानवरों में से केवल उसी जानवर की का ज्ञान हुआ, उसी जानवर का बोध हुआ जिसकी ये बात कर रहा है। इसके बाद यौगिक शब्द क्या है हमारे? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? जब हम दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े संकर शब्द, वे संकर सारे यौगिक शब्द है। संकर क्या है? हमारे सारे के सारे यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्दों का योग होता है। तो क्यों इसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है, इसे भी ये भी यौगिक कहलाएंगे, संकर शब्द सारे। संधि वाले जितने भी शब्द है वो भी क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? संधि वाले शब्द भी हमारे सारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि संधि होती है दो पुराने शब्दों के प्यारे दोस्तों निकटवर्ती वर्णों के बीच में, और जब वे दो पुराने शब्द होंगे तो योग होगा ना। जैसे हिम और आल्य, हिमालय बना तो संधि है इसमें भी। विद्यालय में भी विद्या और आल्य। तो जब भी हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्द या एक ही भाषा के शब्दों को एक साथ लाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने सारे शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। क्योंकि उपसर्ग किस में लगता है? किसी मूल शब्द में। तो वहां पे भी एक शब्दांश और एक शब्द आपस में काम कर रहा है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक कहलाते हैं। समास वाले शब्द, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास वाले शब्द किसको छोड़कर? बहुव्रीहि समास को छोड़कर। ये आपको ध्यान रखना है। बहुव्रीहि को छोड़कर, बहुव्रीहि को छोड़कर जितने भी समास के एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो यौगिक की पहचान कैसे करेंगे? यौगिक का मतलब क्या हुआ? जितने भी संकर शब्द है, संकर में दो अलग अलग भाषाओं का योग होता है। संधि में दो पुराने एक जैसे या एक ही भाषा के या दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का भी योग हम कर सकते हैं, लेकिन संधि हमेशा दो शब्दों के, दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में होता है। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द में लगता है, योग हुआ। प्रत्यय का प्रयोग किसी न किसी शब्द में होता है, योग हुआ। समास दो शब्दों का योग होता है, मेल होता है। तो समास वाले शब्द सारे, अवयवी, भाव, द्वंद्व, समास, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष के सारे एग्जाम्पल यौगिक शब्द होंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे हमारे किसके होते हैं? बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो कहलाएंगे हमारे योग रूढ़। क्यों कहलाएंगे योग रूढ़? क्योंकि बहुव्रीहि समास में दो शब्द होंगे, वो तीसरे की विशेषता बताएंगे। तो पहले तो दो शब्दों का योग होगा और फिर वो तीसरे के लिए रूढ़ होगा, तीसरे की विशेषता। तो बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे उसको समझो। जैसे यहाँ शब्द आ गया दस और आनन, तो पहले तो क्या हुआ? यहाँ इन दोनों शब्दों का योग हुआ। दोनों शब्दों का योग होके शब्द क्या बन गया? हमारा दशानन बना। अब ये दशानन किसके लिए जाना जाता है? रावण के लिए। तो ये रावण की विशेषता को बता रहे हैं। तो पहले दो शब्दों का योग हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर किसी तीसरे की विशेषता बताई, तो ये रूढ़ हो गया रावण के लिए। इसी वजह से बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल हमारे योग रूढ़ के कहलाते हैं। जबकि संकर संधि वाले शब्द, उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द और बाकी समास के जो भेद होते हैं वे सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द में क्या आएंगे? जो परंपरा से आने वाले शब्द है, और जिन शब्दों के टुकड़े ना हो, जिन शब्दों के खंड ना किए जाए, जिन शब्दों के टुकड़े ना हो, जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे
जैसे हमने एक शब्द क्या ले लिया, पानी, सेना, कक्षा, भीड़, जहाज, दूध, कार। इसके बाद दूसरे शब्द, भावार्थ, अनुभवी, प्रत्यक्ष, निर्धन, माता पिता, राम राम, दोपहर, चवन्नी, राजपुत्र, पंकज, जलज, वारिज, अंबुज, वारिद, अम्बुद, जलद, वारिधि, प्योधि, चलो जी, पहले इसको समझ लो, फिर आप आगे बढ़ना। अब यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, पानी शब्द आगे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। कैसे बता पाएंगे? यहाँ हमने टुकड़े किए तो ये पा और नी हो गया, टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं है। यहाँ टुकड़े किए तो ये से और ना हो गया, यहाँ टुकड़े किए कै, ये हो गया। यहाँ पे टुकड़े किए तो ये भी और डे हो गया। यहाँ टुकड़े किए ये जा और जय हो गया। यहाँ टुकड़े किए ये दू और दे हो गया। यहाँ टुकड़े किए ये का और रे हो गया। इनमें से दोनों टुकड़ों का किसी में भी अर्थ नहीं है। और जब दोनों टुकड़ों का अर्थ नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये रूढ़ शब्द है। और दूसरा, ये परंपरा से आने वाले शब्द हैं। जब हम कार कह रहे हैं तो आप बस और ट्रक नहीं समझ रहे हो, मेट्रो नहीं समझ रहे हो। जब हम दूध कह रहे हैं तो आप दही और मक्खन नहीं समझ रहे हो। जब हम जहाज कह रहे हैं तो आप कोई दूसरा प्यारे दोस्तों गाड़ी नहीं समझ रहे हो। जब हम भीड़ कह रहे हैं तो आप प्यारे दोस्तों भीड़ के स्थान पर किसी दूसरे का भाव ग्रहण नहीं कर रहे हो। जब कक्षा कह रहे हैं तो वो जहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है। सेना जो कानून की हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा का काम करते हैं। पानी जो प्यारे दोस्तों प्यास बुझाने का काम करता है। तो जैसे ही हमने यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया तो आप इनके लिए केवल एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पदार्थ का ही ज्ञान होगा और ये किसी दूसरे का ज्ञान नहीं कराएंगे, उसी का ज्ञान कराएंगे जिसके लिए ये प्रयुक्त होते हैं। परंपरा से आए, हमारे परदादा भी प्यारे दोस्तों प्यास बुझाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को पानी कह रहे हैं। हमारे फादर भी कह रहे थे, हमारे दादा भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और आने वाली हमारी पीढ़ी भी कहेगी। तो ये क्या कहलाए? ये परंपरा से आने वाले शब्द कहलाए। ये रूढ़ का मतलब क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए। ये किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के लिए रूढ़ हो गए। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? हमारे रूढ़ शब्द कहलाए। ये शब्द क्या कहलाए? सारे के सारे, ये सारे कहलाए रूढ़ शब्द। क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। परंपरा से आने वाले शब्द। दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई।
परंपरा से आने वाले शब्द, जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या है प्यारे दोस्तों, ये जो शब्द बना है ये भाव और अर्थ से मिलके बना है। ये क्या हो गया? संधि हो गई। ये शब्द जो बना है ये अनुभाव और ई से मिलके बना है। इसमें अनु उपसर्ग भी है और यहाँ प्रत्यय भी लगा है, किसी एक से पहचान सकते हो। ये प्रति और अक्ष से मिलके बना है, इसमें उपसर्ग आ गया। इसमें प्यारे दोस्तों ये नी और धन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी है और उपसर्ग भी है। ये प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। दो शब्द एक साथ आए। ये राम राम क्या है? ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये दो पैर किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। ये चवन्नी किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। ये राजपुत्र किसका है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऐसे ही कमल नयन आ गए तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो समास वाले सारे के सारे शब्द, संधि वाले शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द, ये सब क्या कहलाते हैं? ये यौगिक कहलाते हैं। अब मान के चलो आपको नहीं पता समास क्या है, संधि क्या है। अरे हमें तो यौगिक में कंडीशन क्या है? हमारी यौगिक में कंडीशन है हमारी संकर शब्द हो, संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो। समास होता है दो शब्दों के बीच। अगर आपको दो शब्द दिखाई देते हैं, बहुव्रीहि नहीं होना चाहिए, सारे के सारे यौगिक। अगर आपको प्रत्यय लगा दिखाई देता है तो यौगिक प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, जो किसी शब्द के बाद में लगता है। किसी भी शब्द के बाद में आपको शब्दांश दिखाई दिया, यौगिक। किसी भी शब्द से पहले आपको शब्दांश दिखाई दिया उपसर्ग के रूप में, तो यौगिक। संधि हो रही है दो अलग अलग शब्दों में, यौगिक। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, यौगिक। और संकर शब्दों के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अभी दिए हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? हमारे ये सारे के सारे कहलाए हमारे यौगिक शब्द। क्या कहलाए? हमारे यौगिक शब्द कहलाए। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे हमारे हैं योग रूढ़ शब्द। क्या है ये योग रूढ़ शब्द है हमारे। क्यों है योग रूढ़? क्योंकि आप इसमें गलती करोगे। जैसे ही हमने यहाँ पंक और जय किया तो अर्थ तो हुआ, योग भी हुआ, और तीसरे के लिए जाना गया। तीसरा क्या है? कमल। तो ये किसके लिए आता है? कमल के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों? ये ऐसे ही जल और जय दोनों का अर्थ हुआ, और किसके लिए आता है? कमल के लिए। ऐसे ये किसके लिए है? वारी और जय, ये किसके लिए आता है प्यारे दोस्तों? कमल के लिए। ऐसे ही अंबु, अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण हुआ। अरे दोनों शब्दों का अर्थ था, पंख भी जय, जल और जय, वारी और जय, अंबु और जय। जय मतलब जन्म लेना, संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है। तो इसीलिए ये तीसरे को बता रहे हैं, दो शब्द मिलकर तीसरे के लिए रूढ़ हो गए, और वो क्या था? कमल। ऐसे ही ये तीसरा क्या है? ये बादल के लिए रूढ़ हो गए। ये क्या है? ये बादल के लिए रूढ़ हो गए। और ये क्या है? ये सागर के लिए रूढ़ हो गए, समुद्र के लिए रूढ़ हो गए। तो यहाँ क्या है? प्योधि, प्य पानी को कहते हैं, धी धारण करने, पानी को धारण करने वाला सागर अर्थात समुद्र। वारी दी, वारी कहते हैं पानी को धारण करने वाला सागर अर्थात समुद्र। जलद, जल को देने वाला बादल। अम्बुद, अम्बु कहते हैं पानी को देने वाला बादल। वारिद, वारी पानी को देने वाला बादल। भाई ये तो आप पहचान ही लोगे। पीताम्बर विष्णु को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, दिगंबर जैनी को कहते हैं, श्वेतांबर जैनी को कहते हैं, वीणा पानी सरस्वती को कहते हैं। वो भी तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये भी सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसमें गलती करते आप, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिखी। अब मान के चलो आपको कोई पूछने लगे चंद्रशेखर क्या है, तो चंद्रशेखर भगवान शिव को कहा जाता है। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हुए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। क्यों? पहले दो का योग हुआ, पंख और जय का, और फिर दोनों मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बता गए, और वो तीसरा क्या था? कमल। इसलिए जहां पहले योग हो और वो किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए, उसी को कहते हैं योग रूढ़। तो ये योग रूढ़ के एग्जाम्पल हैं, ये यौगिक के एग्जाम्पल हैं, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? रूढ़ के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है। आज पहली बार प्यारे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने बिना आपके कमेंट देखे आज क्लास ली है। तो आज तारीख कितनी है? 20/10/2021। टाइम कितना हो गया?
8:40 क्लियर, ये टाइम हुआ है। अभी आपके कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आए थे शुरू में, उसके बाद आपके कमेंट ही नहीं चले। अब उसके बावजूद जब आ ही गए हैं, लाइव तो है ही प्यारे दोस्तों, लेकिन ऐप पे कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये बार बार कमेंट को ठीक करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बिना कमेंट के क्लास लेने में मजा नहीं है। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट विदेशी शब्द, संकर शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, और ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे हमारे जो टॉपिक है दोस्तों, ये एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। तो जब आपको ये ध्यान रखना है, हम उपसर्ग, संधि, समास ये पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तब इनकी और ज्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि आपके सामने कम से कम 500 एग्जाम्पल आएंगे इन्हीं सब चीजों के। कंडीशन आपको यही अप्लाई करनी है। कौन सी करनी है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कंडीशन यही अप्लाई करनी है। परंपरा से आने वाले शब्द, मान के चलो कोई आपसे पूछ ले वस्त्र बताइए क्या है, तो वस्त्र को तोड़ो आप, ठीक है, टुकड़े कर लोगे आप, इसके नहीं होंगे टुकड़े। तो जो वस्त्र शब्द है कहीं से भी तोड़ोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और वस्त्र कहते ही आपकी समझ में क्या आया? ये समझ में आया ना, तो इसलिए रूढ़ कहलाया। ठीक है, यौगिक शब्द में कोई भी आ जाए, रेल यात्री आ गया, शंकर है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। संधि है, हिमालय है, विद्यालय है, रमेश, सुरेश, धर्मेंद्र, जितेंद्र, तेजिंद्र, महेंद्र, ठीक है, नरेश, सुरेश, गणेश, महेश, सब क्या संधि वाले शब्द है। तो संधि जितनी भी दुनिया में जितने में शब्दों में संधि होती है, सारे यौगिक है। क्यों संधि होती है? दो पुराने शब्दों के, दो वर्णों के बीच में। तो वे पुराने शब्द तो किसी न किसी भाषा के रहे हैं ना। अब ये दो जब पुराने शब्द कह रहे हैं तो शब्दों का आपस में योग होगा वर्णों के माध्यम से, तभी तो नया शब्द बनेगा। अगर हिम और आल्य नहीं होता तो आप हिमालय बना लेते। तो पहले क्या हुआ? हिम और आल्य, ये तो खुद ही कह रहा है, देखो प्लस का निशान देके कि इनका योग होगा, लेकिन वर्णों के माध्यम से होगा। और समास में डायरेक्ट योग हो जाता है, वर्णों का मिलाना ही नहीं होता, तो भी यौगिक बनेगा। पर उपसर्ग का शब्द के साथ योग होगा, प्रत्यय का शब्द के साथ योग होगा, तो क्या बन जाएगा? यौगिक बनेगा। और जहां योग हो के तीसरे की विशेषता बता दे, अब हिमालय तो किसी तीसरे की विशेषता बता ही नहीं रहा है। तो जहां दोनों शब्द दस और आनंद, दसानंद आ गई। वीणा पाणी, वीणा पाणी किसके लिए आता है? सरस्वती के लिए आता है। और जब सरस्वती के लिए आता है तो ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? वीणा है हाथ में जिसकी, बहुव्रीहि समास हुआ। और ये क्या कहलाया? योग रूढ़ क्या है? पहले वीणा और पाणी का योग हुआ और उसके बाद में फिर ये सरस्वती की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या कहलाए? ये अपने आप में प्यारे दोस्तों सारे के सारे कहलाए हमारे। फिर ये तो आज के लिए इतना ही, दो शब्द के भेद हमारे हो गए। और इससे बाकी जो हमारी क्लास होगी प्यारे दोस्तों, उस क्लास में हम कौन सा टॉपिक लेंगे? उस क्लास में हम टॉपिक लेंगे अपना विकारी शब्द। कौन सा टॉपिक लेंगे? विकारी शब्द। हाँ, लिख देते हैं। तीसरा जो कल क्लास होगी वो होगी विकार परिवर्तन, विकार परिवर्तन, रूप रूपांतर, रूप रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद? दो भेद। विकार परिवर्तन रूप रूपांतरण के आधार पे शब्द के दो भेद। कौन कौन से दो भेद? एक पढ़ेंगे विकारी को, एक विकारी शब्द, और दूसरे पढ़ेंगे अविकारी शब्द। दूसरे क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी के अंदर अव्यय और निपात। ये करेंगे हम कल कंप्लीट। तो कल पढ़ाए जाएंगे विकारी शब्द और उसमें करेंगे हम संज्ञा को कंप्लीट। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल। धन्यवाद।